नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश मीना आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोशियोलॉजी का BSOC 132 जिसका नाम है भारतीय समाजशास्त्र। जून 2022 में इग्नू की टर्म एग्ज़ाम हो रही है। तो आपका पेपर 3 अगस्त को होगा। आपको पता है जैसा कि 3 अगस्त गुरुवार को आपका पेपर होगा। जून 2022 टर्म एग्ज़ाम है ये। भारतीय समाजशास्त्र BSOC 132 इसका कोर्स कोड रहने वाला है। ये 3 घंटे का रहेगा। टाइम आपको इसमें 3 घंटे रहेगा और अधिकतम मार्क 100। आपको इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं जो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में से 5 क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हो, पूरे कंटेस्ट याद हो पूरी तरह, जिनमें आप पूरे 100 में से 90+ मार्क्स लाने की कोशिश करें। उन्हीं क्वेश्चनों को करें। आप बिल्कुल भी गलत क्वेश्चनों को ना करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो नहीं करना, जो आता है वही करना है आपको। अगर आपका भी BSOC 132 भारतीय समाजशास्त्र का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बार बार में स्किप कर कर देखते हो और या स्क्रीनशॉट दे देते हो तो उससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते। हम क्वेश्चनों के साथ आपको आंसर भी बताने की कोशिश करते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। तो वो सभी हम आपको क्वेश्चनों के साथ ही समझाते हैं। जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा, जो पेपर हम बताते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। हमारे में से कई बार पूरे क्वेश्चन हुबहू आए हैं बिना आंसर क्रम संख्या चेंज हुए। तो उन सभी क्वेश्चनों को हम बताते हैं आपको बिना समय बर्बाद किए। आपको उन क्वेश्चनों की ओर ले जाते हैं। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जिनकी शब्द सीमा रहेगी आपके पास 400। आप फालतू में ही ज़्यादा शब्द लिखने की मेहनत ना करें, क्योंकि इससे आपके नंबर, जैसे आपका हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, यह भी आप ध्यान रखें। तो यह तो नहीं कि आप जैसे 400 शब्दों में एक आंसर मांग रहे हैं और आप 500 में दे रहे हैं तो 20 से ज़्यादा नंबर तो वो देगा नहीं, बल्कि जैसे आपके 18-19 आते पहले तो बल्कि वो 10-12 ही देगा। तो आप इस शब्द सीमा का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, मध्य भारत में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ लिखिए। कि जो अपने मध्य भारत है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनमें आदिवासी निवास करते हैं। तो उनके समाज की आज क्या स्थिति है और उनके पास इकोनॉमी, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो आपको लिखना है पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? भारत में सामाजिक परिवर्तन को समझाइए। जब समाज में कोई भी परिवर्तन आता है, समाज एक नई दिशा की ओर जाता है, तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन को समझाइए कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन आया था 1937 के लगभग, तो वो पूरा आपको विस्तार से यहाँ पर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, बदलते भारत की प्रक्रिया और उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में लिखिए। क्या आपने देखा भारत पिछले कुछ सालों से आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया पर काम कर रहा है। तो बदलते भारत की प्रक्रिया मतलब कौन से पहलू हैं जो उन पर आज भारत काम कर रहे हैं और इसके सामने कुछ चुनौतियाँ आ रही है। ये छोड़िए कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हम आसानी से कर देते हैं, उसके सामने चुनौतियाँ भी होती हैं। तो वो कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, तो वो सभी आपको लिखना है इसमें तीसरे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण वो प्रक्रिया है जब किसी भी देश में सभी धर्म एक समान रहते हैं और उनका लगातार विकास होता रहता है बिना किसी विरोध के, और सांप्रदायिकता सद्भाव बना रहता है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखा है। भारत में हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, सिख बौद्ध। तो आपने देखा हम बार बार कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो और इसमें धर्मनिरपेक्षता हम कभी आपस में विरोध नहीं करते। तो वो, और यहाँ पर हर धर्म निवास करता है, उसे अपने धर्म की आज़ादी है, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है भारत में। तो वो सभी आपको इसमें लिखना है। पांचवा क्वेश्चन, भारत में महिला आंदोलन के बारे में लिखिए और आंदोलन में लिंग आधारित चुनौतियों को भी स्पष्ट कीजिए। कि भारत में महिला आंदोलन, जैसे ज्योतिबा फूले थी तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा एवं महिला शिक्षा पर ध्यान दिया
और कई आंदोलन हुए हैं, महिला आंदोलन, तो वो सभी आपको बताना है। और उसके सामने रिंग आधारित, जैसे हम जानते हैं आज भी हम स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते और उनके सामने कई रोग लज्जा ये चुनौतियाँ होती हैं कि वो किस तरह से अपनी इकोनॉमी को, अपने पास पैसों की भी इतनी वो नहीं रखती, वो अपना स्वामित्व नहीं रखती। तो वो चुनौतियाँ सभी दिखनी है इसमें कि आंदोलन के समय इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई। छठा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, भारत में वर्ग निर्माण में अंग्रेजी शासन के योगदान को लिखिए। कि अपने भारत में जैसे एक धर्म के कई जाति होती हैं, तो वो वर्ग होते हैं ना, जैसे मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो भारत में वर्ग निर्माण, वैसे तो अपना भारत में शुरुआत से ही वर्ग विभाजन था, जैसे कि वैश्य ये करेंगे, शूद्र ये, क्षत्रिय का काम रहना, तो ब्राह्मण, तो ये सभी अपने बटे हुए थे। पर अंग्रेजी शासनकाल में वर्ग निर्माण को एक मतलब राष्ट्रीय मतलब एक सरकार द्वारा मान्यता सी दी गई थी कि इसने डिवाइडेशन कर दिया था, ऑथोरिटी दे दी थी कि ये वर्ग ये हो गया। तो वो अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था अपने। तो अंग्रेजी शासनकाल के योगदान को लिखना है कि जैसे वर्ग निर्माण हुआ था तो उसमें अपने अंग्रेजों की क्या भूमिका रही, वो लिखना है आपको। सातवां क्वेश्चन, जनजातीय आंदोलन की प्रकृति एवं इनके कारणों को लिखें। जनजाति वो जाति होती हैं जो वनों एवं पहाड़ों पर रहती हैं। तो इनकी प्रकृति होती है, ज़्यादातर प्रकृतिवादी रहती हैं ये, और ये मतलब पर्यावरण को बचाने के हित में काम करते हैं लगातार। तो इनके मतलब आंदोलन ये ज़्यादातर आपने जब भी देखा होगा या न्यूज़ में कभी भी देखा होगा, तो जनजाति जब भी आंदोलन करती है तो यह सिर्फ पर्यावरण के लिए करती है, ना कि पैसों के लिए। कभी भी जनजाति पैसों के लिए नहीं करती, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए करती है, ना ही कोई राजनीति के लिए। तो जनजाति आंदोलन की प्रकृति एवं उनके कारणों को लिखिए, ये लिखना है इसमें आपको। आठवां, परिवार की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए और परिवार के कार्यों को लिखिए कि परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जैसे परिवार से की मुख्य विशेषता यहाँ पर सभी एक होते हैं, मतलब एक आदमी पर स्वामित्व होता है और इसकी कार्य की हम मतलब एकता रहती है परिवार में। तो वो सभी कार्य आपको, हम जैसे कुछ भी काम करना हो तो वो हमें सलाहकार, यहाँ पर सहयोग सब कुछ मिलता है परिवार से, तो वो आपको इसमें लिखना है। 9वां क्वेश्चन, दलित आंदोलन से का क्या अभिप्राय है। दलित मतलब निम्न जाति होती है ना, तो उनके आंदोलन होते हैं, उनके भी आंदोलन हुए थे। इसके सामने आने वाली मुद्दों और चुनौतियों का विवरण से चर्चा कीजिए। दलित आंदोलन का, दलित मतलब निम्न लोगों के द्वारा किया जाने वाला, निम्न जीवन यापन करने वाली जातियों के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन दलित आंदोलन कहलाता है। इसके सामने आने वाली चुनौतियाँ, मुद्दे एवं चुनौतियों का विवरण। किसके सामने, ब्राह्मणवाद, ये जैसे उच्च लोग होते हैं तो ये इसे हमेशा बार बार उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। सरकार का भी कोई सपोर्ट नहीं होता उनको, सरकार का सपोर्ट नहीं होता, ना ही मतलब उन्हें किसी तरह का मतलब उनके पास इतना अधिक पैसा भी नहीं होता कि वो अपने आंदोलन को लंबा पूरा चला सकें या अपने जीवन मतलब सरकार को झुका सकें। तो दलित आंदोलन के सामने बहुत ज़्यादा चुनौती आती है, जैसा कि मैंने अक्सर देखा है और आपने भी देखा होगा। 10वां क्वेश्चन, भारत में एकता और विविधता की अवधारणा लिखिए और भारत में विविधता के रूपों को लिखिए। कि भारत में हर कोस पर बदले पानी, यहाँ 5 मील पर वेशभूषा भी बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या आपने देखा होगा 5 मील पर पानी बदल जाता है भारत का, कि जैसे यहाँ पर मीठा पानी है वहाँ पर खारा पानी मिलेगा आपको। 5 मील मतलब 15 किलोमीटर दूर जाओगे ना तो आप पानी भी चेंज हो जाएगा यहाँ का, भारत का। कि यहाँ पर जैसे अभी आप यहाँ पर हो और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाओ तो पानी का स्वाद रंग चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर आप 15 मील चले जाओगे ना, मतलब 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो आपको वेशभूषा चेंज मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा पूर्व में हम अलग पहनते हैं वेशभूषा और पश्चिम में अपनी अलग वेशभूषा हो जाती है, साउथ में अलग वेशभूषा होती है, तो जम्मू में अलग हो जाती है, श्रीनगर में जाकर। तो यहाँ पर कितनी विविधता है फिर भी एकता है हमारे यहाँ, क्यों है? क्योंकि हम
वो सब कुछ आपके और विविधता के रूप कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन आदानों पर यहाँ पर अनेकता है, वो सभी आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन, प्रमुख दलित नेता और उनके आंदोलन के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से बताइए। प्रमुख दलित नेता जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश के लिए संविधान की रचना की और दलितों के हित में, वो दलित समाज से ही आते थे। पता है, जब वो शिक्षा देते थे तो मतलब टीचर उन्हें दलित कहकर मतलब क्लासरूम के बाहर बैठा दिया करते थे, और उन्होंने ही जॉर्ज कोलंबिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और पूरे देश को चलाने के लिए संविधान रचा, जिस संविधान को पूरे देश में कोई नहीं रच सकता था। और आज वो संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा और चौड़ा है। उस संविधान को एक दलित नेता ने रचा था। एक निम्न जाति से आने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने पूरे संविधान, पूरे भारत देश को चलाने के लिए एक संविधान रचा, जो आज तक सुचारू रूप से चल रहा है और पूरी सरकार उस पर काम कर रही है। ऐसे कई नेता हुए जैसे ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी स्कूली शिक्षा में बहुत कुछ किया, तो वो सभी प्रमुख दलित नेता है ना अपने, तो वो सभी आपको लिखना है इसमें। 12वां क्वेश्चन, निरय जाति आंदोलन, ये क्या होते हैं, ये आपको बताना है। कार्ल मार्क्स सिद्धांत, जैसे कार्ल मार्क्स ने कुछ सिद्धांत दिए थे अपने समाजशास्त्र में, तो समाजशास्त्र में वो सिद्धांत क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, वो आपको इसमें लिखना है। विवाह, जैसे स्त्री पुरुष करते हैं मतलब दो विपरीत लिंग वाले मनुष्य एक साथ रहने, इच्छा अनुसार एक साथ रहने को विवाह कहते हैं। नातेदारी का महत्व क्या होता है, जो नातेदारी होती है इसका महत्व क्या होता है। सांप्रदायिकता दो धर्मों एवं समुदायों या समुदायों के बीच एकता को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। जय हिंद भारत, जय